हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर के अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मॉसेस, यानी कि असामान्य अणु भार। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वान टॉप फैक्टर, ठीक है। तो वान टॉप फैक्टर जो आपने पढ़ा था, आई पढ़ा था, उस आई का अणुसंख्य गुणधर्म के सूत्र में, फार्मूले में आई हम कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं पहले हम। तो आई का यूज कैसे करेंगे। तो आई का अणुसंख्य गुणधर्म आपका पहला क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन में कैसे यूज करते हैं, तो बताया था पी नॉट माइनस पी एस बाई और पी नॉट इसकल टू क्या था आपका, यहाँ पर क्या जीटा है ना, सैल्यूट के लिए, ठीक है, ये जीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब अणुसंख्य गुणधर्म के इसी फार्मूले में हम यहाँ ऑन टॉप फैक्टर आई यूज करेंगे। लेकिन आई ये कब हम आई यूज करेंगे, आई हम आपको निकालना बताए हैं। आई जो है किसके लिए होता है, जब संयोजन या वियोजन होता है विलेय पदार्थ का, तब के लिए आई हम निकालते हैं। और जिस पदार्थ का संयोजन या वियोजन नहीं होता उसके लिए आई क्या होता है, एक ही होता है। और जिन पदार्थ का संयोजन या वियोजन होता है उसके लिए आई का मान क्या होता है, एक से कम या एक से अधिक होता है, तब हम आई का यूज जो है करते हैं, ठीक है। तो अगर संयोजन या वियोजन वाले पदार्थ है तो आई हम यहाँ यूज कर लेंगे। अब आपको बताया गया है जीटा जो सल्यूट होता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है आपको बताया गया है। तो दूसरा जो है आपका यूज है डेल्टा टीवी इसकल टू क्या होगा आपका यहाँ के बी इंटू मोललता, यहाँ जो है आई का यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर तीसरा जो है फार्मूला यम मोललता आप जानते हैं क्या होता है। अब यहाँ डेल्टा टी एफ इसकल टू क्या हो जाएगा आई के एफ इंटू क्या हो जाएगा यम, ठीक। ये इसमें यूज करेंगे आई का। फिर चौथा आपका फार्मूला आप क्या है, चौथा आपका फार्मूला था पाई इसकल टू यम आर टी, है ना, पाई इसकल टू यम आर टी, ठीक है। यम क्या आपका है, मोलरता, ठीक है। या जो अगर मोलर सांद्रण के रूप में इसको दिखाते हैं, मोलर सांद्रण आपने पढ़ा है, मोलर सांद्रण इसको सी से भी हम दिखाते हैं। तो यम जो है आपका सी के बराबर हो जाएगा। और यम आपका क्या होता है, यम बाई क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ से पाई इसकल टू आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ अगर आप यूज करेंगे आई तो यहाँ पर आप आई यूज करेंगे। और यम हम आपको बता रहे हैं क्या यहाँ पर है, तो यम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पाई है, यहाँ आई आपका हो जाएगा और यम क्या हो जाएगा, एन बाई जो है वी, और ये आर टी हो जाएगा, ठीक है। तो आर के स्थान पर यस भी आप लिख सकते हैं या टी, दोनों की वैल्यू आपकी एक ही होती है, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, है ना। तो ये चीज होता है यहाँ पर पाई। तो आई का मान जो है इस तरीके से यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आई का प्रयोग अणुसंख्य गुणधर्म के फार्मूले में कैसे हम यूज करेंगे, तो आई का प्रयोग इस तरीके से करेंगे। बाकी आप सूत्र आप बनाना जानते हैं, पीछे बताया गया है। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पाई बी इसकल टू क्या लिख सकते हैं, आई एन आर टी, ठीक है। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। एन आपका क्या होता है जानते हैं, मोलों की संख्या है, ग्राम में भार बटे अणु भार होता है ना। तो इस तरीके से आप जो है यूज करेंगे फार्मूले में, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इस फार्मूले में। तो आई इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। सवाल, आई जो है जब संयोजन या वियोजन होता है तो अणुसंख्य गुणधर्म जब हम निकालते हैं, कोई भी चीज निकालते हैं, अणुभार या कुछ भी निकालते हैं इस फार्मूले से, तो उसके मान में त्रुटि आती है अगर संयोजन या वियोजन वाले पदार्थ होते हैं। तो आई जब हम निकाल लेते हैं और आई की जब वैल्यू हम रखते हैं, तब उसमें ये उस त्रुटि को ये क्या कर लेता है,
पूरा कर लेता है, मैनेज कर लेता है, और वो त्रुटि जो है आती नहीं है। नहीं तो अगर आप वैसे ही रख के फार्मूले में लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे, और बिना आई लगाए आप उसी संयोजन वियोजित वाले पदार्थ का अणुभार निकाले तो अलग आएगा, और आई का अगर यूज कर आप जो है लगाएंगे सवाल, तो उसके मान में क्या आएगा, उसमें उत्तर अंतर जो होगा और दूसरा कुछ आएगा, तो दोनों में अंतर होगा। लेकिन जब आई का यूज आप करके लगाएंगे तब जो है उसके उत्तर में अंतर नहीं आएगा। तो ठीक है, देखते हैं असामान्य अणुभार। ठीक है, असामान्य अणुभार हम देखते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं। असामान्य अणुभार, जिसको कहेंगे हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हैं, या इसी को कह सकते हैं प्रायोगिक, इसी को आप कह सकते हैं या प्रायोगिक, या जो है प्रेक्षित अणुभार। ठीक है, और एक होता है सामान्य अणुभार, मैंने आपको बताया है, तो इसी को आप कहेंगे ये। एक होता है आपका सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार, जो कि ये सामान्य अणुभार आप किससे निकालते हैं, सामान्य अणुभार जो है ये आप अणु सूत्र के आधार पर निकालते हैं। ठीक है, और सूत्र के आधार पर ये आप निकालते हैं। जैसे आपका एसिटिक एसिड हुआ, ठीक है, इसका आप अणुभार निकाल लिए क्या, 60, ठीक है, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपने जो है इससे निकाल लिया है। और एक जो है असामान्य अणुभार जो आप निकालेंगे, किससे निकालेंगे आप, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के चारों फार्मूले हैं उससे जो है निकाल सकते हैं आप क्या, प्रायोगिक अणुभार। प्रायोगिक अणुभार, प्रेक्षित अणुभार या असामान्य जो है अणुभार होता है, उस सूत्र के आधार पर, अणुसंघ के गुणधर्म के सूत्र के आधार पर हम निकालते हैं। लेकिन एक क्या निकालते हैं हम, एक जो है जो सामान्य अणुभार है वो सूत्र के आधार पर निकालते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है तो इसका अणुभार क्या होता है, 60, तो ये आपका सामान्य अणुभार होगा, और ये आपका क्या होगा, असामान्य अणुभार होगा, ये प्रायोगिक होगा, और ये आपका क्या होगा, प्रायोगिक नहीं होगा, एक्सपेक्टेड होगा। ये एक्सपेक्टेड जो है ये मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, ये वाला एक्सपेक्टेड आपका होगा। चलिए इसको हम समझते हैं कैसे, एग्जाम्पल लेकर। तो पहले हम एसोसिएशन के केस में देखते हैं। एसोसिएशन मैंने आपको बताया, एसोसिएशन डिसोसिएशन पढ़ा चुका हूँ। तो एसोसिएशन के केस में अगर हम देखें तो आपका क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल है, और इसका मान लीजिए कि क्या है, ये 100% जो है इसका एसोसिएशन हो रहा है। किसमें हो रहा है, सॉल्वेंट क्या होता है, इन बेंजीन। तो बेंजीन क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, इसी में एसोसिएशन इसका हो जाता है। तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, CH3COOH का होल एसोसिएट हो गया। मैंने इसका संरचना भी आपको बनाकर बताया था कैसे ये जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ एक्सपेक्टेड में क्या था, हमने तो विलयन में सोल्यूशन में एक एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल्स वहां पर हमने डाले थे, एसिटिक अम्ल के मॉलिक्यूल्स हमने उसमें डाले थे। लेकिन जब उसमें से हम निकाल रहे हैं तो केवल एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूल्स क्या है, नहीं निकल रहा, बल्कि क्या हुआ, वो उसके क्या हो रहे हैं, डाइमर निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, ये डाइमर हो गया ना, ये डाइमर हो गया, इसका दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो दो अणु इसके उसमें आपस में चिपके हुए साथ में निकलते हैं, इस तरीके से चिपक जाते हैं, और दोनों जो है चिपक जाते हैं और एक साथ में निकलते हैं, एक नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसके पहले जब विलयन में बेंजीन में नहीं डाला होता है तब क्या होता है, ये एक ही मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसका जो है ये अणुभार अगर हम इसका देखें तो ये अणुभार इसका एसिटिक अम्ल का 60 होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, सामान्य। देखिए ये सामान्य अणुभार है, क्या है, सामान्य
अणुभार इसका है। अब यहाँ पर अगर अणुभार देखें तो दोनों चिपक गए हैं, दो इसमें चिपक गए हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अणुभार जो हो जाएगा 160 ग्राम पर जो है मोल हो जाएगा, और यहाँ जो है ग्राम ये पर मोल यहाँ पर हो गया। तो ये 60 हो गया, यहाँ क्या हो गया 120 हो गया। यानी कि पहले अणुभार इसका क्या था 60 था, और बाद में सॉल्यूशन में डालने पर कितना हो गया 120 हो गया। तो अणुभार संयोजन होने पर, याद है संयोजन जब होगा तो क्या होगा, अणुभार बढ़ेगा। संयोजन होने पर अणुभार क्या होता है, बढ़ता है। और आई का मान, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मान क्या होता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है, क्योंकि यहाँ कणों की संख्या क्या है 2 है, और यहाँ की कणों की संख्या चिपक कर क्या हो गई है 1 हो गई है। तो यहाँ जो है देखिए, यहाँ कणों की संख्या कितनी है, यहाँ पर एसिटिक अम्ल के कितने हैं 2 अणु, और यहाँ पर चिपक कर क्या हो गए हैं 1 अणु, मैंने आपको पीछे बताया है। तो यहाँ क्या बन गया है, इसका 1 चिपक कर जो है कणों की संख्या यहाँ 2 है, तो यहाँ जो है इसके कणों की संख्या कितनी हो गई है, यहाँ पर 1 ही हो रही है, यानी कि घट रहा है। तो संयोजन और वियोजन के बाद कणों की संख्या, तो आई अगर हमने आपको बताया था निकालने के लिए, तो आई बराबर क्या होता है, एसिटिक अम्ल के लिए आई बराबर क्या होता है 1/2, आपने निकाला था 1/2 होता है आई। अब यहाँ पर आप देखिए फार्मूला मैंने आपको बताया था का आई बराबर क्या होता है, सामान्य अणुभार बटे क्या होता है, असामान्य अणुभार। यही बताया फार्मूला मैंने निकाल कर आपको मैंने पीछे बताया था 1/2 फैक्टर में। तो ये सामान्य अणुभार बटे क्या होता है, असामान्य अणुभार। तो देखिए सामान्य अणुभार क्या हो 60, देखिए यहाँ पर 60, और एसिटिक अम्ल के लिए आई आपने 1/2 आधा आपने निकाला था, और यहाँ क्या है असामान्य, क्या है आपका ये क्या है सामान्य अणुभार, ये वाला आपका क्या है, ये क्या है सामान्य अणुभार, क्योंकि ये विलयन के डालने के बाद हुआ है, और इसके प्रयोगों के आधार पर ये देखा गया कि इसमें क्या है, इसके 2 अणु आपस में चिपके हुए हैं। और यहाँ पहले हमने क्या डाला था, एक अणु, इसके जो है एक अणु थे, अलग अलग थे इसके अणु, लेकिन जाने के बाद 2 क्या हो गए, चिपक गए हैं आपस में। तो ये 60 हो गया। तो ये क्या है देखिए, सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार, मैंने फार्मूला आपको निकाल कर बताया था। तो यहाँ क्या हो गया 120, तो ये क्या हो गया आपका 1/2 हो गया। ठीक है, तो आई 1/2 पहले भी मैंने आपको निकाल कर बताया था, आज यहाँ भी आपको मैं निकाल कर देखिए बता रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ तो आ गया है, ये आपको फील आ गया होगा। अब देखिए डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में, ठीक है, तो डिसोसिएशन के केस में हम ले लेते हैं वही NaCl। तो NaCl ले लेते हैं, मान लीजिए कि इसका 100% जो है वियोजन हो रहा है, जल में इसको डाल दिया, तो ये क्या बन गया Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट में लिख लेंगे एसोसिएशन के केस में, यानी कि देखिए यहाँ लिख लेंगे संयोजन के केस में अणुभार बढ़ता है और अणुसंख्य गुणधर्म का मान घटता है। क्यों? क्योंकि संयोजन में कणों की संख्या घटती है, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केवल यही जानता है कि कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म बढ़ता है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या के क्या होता है समानुपाती होता है। तो संयोजन के केस में अणुसंख्य गुणधर्म का मान क्या होता है, अणुभार क्या होगा बढ़ेगा। भाई देखिए एक अणु है,
तो यहाँ से दो का चिपक कर दो हो रहे हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। तो अणुभार क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन अणुसंघ गुणधर्म का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि संयोजन में कणों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, घट रही ना। यहाँ कणों की संख्या 2 है, यहाँ कणों की संख्या 1 है, तो कणों की संख्या जब घटेगी तो अणुसंघ गुणधर्म क्या होगा, आपका घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए NaCl, अब देखिए इसका क्या है, इसका अणुभार आप देखिए कितना है इसका, तो इसका है आपका क्या है 58.5 ग्राम पर मोल है। ठीक है, यहाँ पर है, जब आप NaCl को आपने सॉल्यूशन में डाल दिया, ये है डालने के पहले इसका है, तो ये क्या है, सामान्य अणुभार इसका है यहाँ। अब देखिए जब इसको पानी में डाल दिया गया तो ये टूट गया, तब आप इसमें से इसको निकालेंगे तो केवल आपका या तो Na पॉजिटिव आ सकता है आपके हाथ में, या जो है Cl नेगेटिव आ सकता है, या दोनों ही आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इनका औसत जो अणुभार होगा, वैसे सोडियम का 23 होता है, इसका 35.5 होगा, लेकिन एवरेज इनका, क्योंकि कोई भी आ सकता है आपके हाथ में, तो इनका एवरेज जो है अणुभार हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं, जो प्रयोगों के आधार पर यहाँ पर आएगा, क्योंकि हम अब निकाल रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ है। तो इसके पहले तो हमने डाला था यही गिनकर, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर इसका अणुभार क्या हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा। तो औसत का मतलब यहाँ देखिए इनका आधा, क्योंकि ये दो कणों में टूट रहे हैं। यहाँ कणों की संख्या क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, कणों की संख्या यहाँ पर क्या है आपका 1 है, और यहाँ देखिए अणुभार क्या हो गया आपका, यहाँ इसका आधा, यानी 2 कणों में टूटा है, तो इसका औसत आधा कितना हो जाएगा, तो 29.25, यहाँ भी क्या हो जाएगा 29.25 हो जाएगा ना, ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब ये क्या है आपका असामान्य अणुभार, असामान्य यानी कि प्रयोग के आधार पर ये निकाला गया असामान्य अणुभार या प्रायोगिक अणुभार, या कह सकते हैं प्रेक्षित अणुभार है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आपका ये हो गया, देखिए या यहाँ कणों की संख्या देखिए कितनी हो गई, यहाँ कणों की संख्या आपकी कितनी दिख रही है, 1 और 2। यहाँ कणों की संख्या क्या रही है, यहाँ देखिए कणों की संख्या 1, यहाँ कणों की संख्या 2, यहाँ पर बढ़ रही है। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और यहाँ पर अणुभार क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है। अणुभार जब आपका घट रहा है तो क्या होगा, अणुभार यहाँ आपका घट रहा है, तो अणुभार घटने पर कणों की संख्या आपकी क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि 1 टूटकर 2 बन रहा है, तो अणुभार आपका दो खंडों में, जैसे एक जुड़ा है, ये 2 खंडों में टूट गया, तो इसका अणुभार कम हो गया, इसका अणुभार कम हो गया। दोनों का औसत हम मान ले, दोनों अगर बराबर इक्वल टूटे हो तो क्या होगा, इसका अणुभार जितना इसका होगा इतना इसका इतना होगा, तो दोनों अलग हो गए, एक में से दोनों अलग हो गए। जब एक में थे तो अणुभार देखिए इतना है, जब दोनों अलग हो गए तो इसका अणुभार कम हो गया, इसका अणुभार कम हो गया, दोनों का मान लेते हैं लगभग क्या बराबर है, ऐसा ही समझिए। ठीक है, तब यहाँ कणों की संख्या बढ़ गई, तो कणों की संख्या बढ़ने पर अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, बढ़ता है। अब आई यहाँ पर देखिए, आई क्या होगा भाई, सामान्य अणुभार असामान्य अणुभार, तो आपका सामान्य कितना है, यहाँ देखिए अभी 2 आएगा। आप NaCl के लिए वियोजन के केस में आई निकालते थे तो 2 आता था, यहाँ भी देखिए क्या होगा 2 होगा। तो सामान्य क्या है आपका, देखिए ये है 58.5, और ये आपका क्या असामान्य क्या है 29.5, इसको आप काट देंगे 2, तो यहाँ पर आपका क्या है आई का मान कितना आ रहा, 2 आ रहा है। तो अब यहाँ आप नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वियोजन के केस में, वियोजन के केस में देखिए, संयोजन के केस में जो आई आपका होगा, आई हमेशा क्या होगा, कम होगा 1 से। ठीक है, यहाँ पर तो वियोजन के केस में अणुभार घटता है, क्या होता है, अणुभार घटता है, इसी का ठीक उल्टा होगा। और अणुसंघ गुणधर्म, और अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, अणुसंघ गुणधर्म बढ़ता है। ठीक है, अणुसंघ गुणधर्म बढ़ेगा, अणुसंघ गुणधर्म क्या होगा, मान इसका बढ़ता है, क्योंकि संयोजन में यहाँ क्या होगा वियोजन, क्योंकि
वियोजन में कणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो वियोजन में क्या होता है, कणों की संख्या बढ़ती है। जब कणों की संख्या बढ़ेगी तो कणों की संख्या बढ़ने पर क्या होगा, अणुसंघ गुणधर्म बढ़ जाएगा, क्योंकि अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है, कणों की संख्या पर केवल निर्भर करती है, उसकी उस विलय की रासायनिक प्रकृति पर या संगठन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसी को हम कहते हैं असामान्य अणुभार, यानी कि इस वाले जो प्रायोगिक अणुभार है, अगर ये असामान्य अणुभार से आपका सामान्य अणुभार भिन्न पाया जाता है, यही देखिए भिन्न हो रहा है ना, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस अणुभार से अगर आपका यानी कि प्रायोगिक किसी अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर प्रायोगिक अणुभार यदि क्या होता है, उसके सामान्य अणुभार से यानी कि इससे क्या होता है, भिन्न पाया जाता है ये वाला, तो तब इसी को हम कहते हैं, इसी प्रायोगिक अणुभार को हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। इसी को असामान्य अणुभार कहा जाता है, इसी को, क्योंकि ये पहले कुछ था लेकिन इसमें संयोजन या वियोजन पर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब यहाँ पर आई का मान हमेशा क्या होगा, वियोजन के केस में आई का मान हमेशा क्या होगा, यहाँ पर आई का मान हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो वियोजन के केस में आई का मान क्या होगा, हमेशा 1 से अधिक होगा। अगर संयोजन या वियोजन नहीं हो रहा है तो आई का मान हमेशा क्या होगा, 1। ठीक है, अगर यहाँ देखिए, यदि संयोजन या वियोजन नहीं हो रहा है तो आई का मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर किसी विलेय पदार्थ का जैसे क्या, जैसे आपका ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया, उनका संयोजन वियोजन नहीं होता तो उनके लिए आई का मान क्या होगा, 1 होगा, है ना, जैसे यूरिया, जैसे ग्लूकोज, है ना, जैसे सुक्रोज, है ना, इनके लिए आई का मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो अणुसंघ गुणधर्म के फार्मूले में अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं रखकर, तो आई का मान 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन इसके केस में संयोजन या वियोजन के केस में क्या होगा, ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, असामान्य अणुभार। तो असामान्य अणुभार आपको समझ में आ गया होगा। तो ये प्रायोगिक वाला असामान्य अणुभार इसी के सामान्य भार से क्या होता है, सामान्य वाले अणुभार से क्या होता है, भिन्न पाया जाता है। तो इसीलिए इस प्रायोगिक अणुभार को या असामान्य अणुभार को ही हम कहते हैं, प्रायोगिक अणुभार को ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख लेते हैं। ठीक, तो परिभाषा क्या हो जाए, जब एक अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर निर्धारित, ठीक, जब एक अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार, किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार मतलब वही अणु सूत्र के आधार पर जो आप निकालते हैं, और सूत्र के आधार पर जो आप निकालते हैं उसके सामान्य अणुभार से भिन्न यानी कि अलग, भिन्न पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है, भिन्न पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को, तो इस प्रकार के
प्रायोगिक अणुभार को असामान्य अणुभार कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, मैंने वहां समझा दिया एग्जाम्पल लेकर और यह परिभाषा लिख दिया गया। ठीक है, तो ये अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर जो आपका अणुभार निकलता है वो प्रायोगिक होता है, प्रेक्षित होता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक और प्रेक्षित अणुभार को हम क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कह देते हैं। और जो सूत्र के आधार पर किसी यौगिक का सूत्र हो उसके आधार पर जो हम निकाल लेते हैं अणुभार, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य अणुभार। ठीक है, तो इस सामान्य अणुभार से यदि प्रायोगिक अणुभार आपका भिन्न मिल रहा है तो इसी प्रायोगिक अणुभार को हम क्या कहते हैं, सामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य अणुभार जो है आपके लिए निकल गया, इसी को कहते हैं असामान्य अणुभार कहा जाता है। ठीक है, तो बस यही है, याद रखिएगा। संयोजन, जब किसी पदार्थ का संयोजन या वियोजन नहीं होगा तब I का मान क्या होगा, 1। जब किसी पदार्थ का वियोजन होगा तो I का मान हमेशा क्या होगा, 1 से अधिक होगा। अगर किसी पदार्थ का संयोजन हो रहा है तो I का मान क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, जब यहाँ क्या हो, ये वियोजन, तो वियोजन के केस में I का मान 1, संयोजन के केस में I का मान 1, और यहाँ जब संयोजन या वियोजन ना हो, है ना, तब के लिए I का मान 1 होगा। जैसे इसके लिए ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज हमने बताया। वियोजन किसका होता है, जैसे आपका कोई साल्ट है, NaCl, KCl वगैरह, है ना। और संयोजन में क्या आपका H3 कम, जितने कार्बोक्सिलिक अम्ल, H3 कम, बेंजोइक अम्ल C6H5COOH बेंजोइक अम्ल, ये सब आपको मिलेंगे। इसके केस में याद रखिएगा, NCERT में केवल इन्हीं दोनों पर ही है संयोजन के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये बढ़िया से इसको आप जो है तैयार कर लेंगे, असामान्य अणुभार क्या होता है। तो याद रहे बच्चों, असामान्य अणुभार आपका जो होता है ये प्रायोगिक होता है, ये कम या ज्यादा हो सकता है किससे, सामान्य अणुभार से। कब होगा, विलयन में डालने पर। संयोजन होता है तो अणुभार बढ़ेगा, वियोजन होता है तो अणुभार घटेगा। लेकिन संयोजन जब अणुभार बढ़ेगा तो आपका अणुसंघ गुणधर्म घट जाएगा, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर कणों की संख्या घट जाती है। और वियोजन के केस में क्या होता है, अणुभार टूट जाता है, एक बड़ा पदार्थ छोटे में टूट जाता है तो अणुभार क्या होता है, घट जाता है। लेकिन कणों की संख्या तो आपको बढ़ रही है, टूटकर 2 हो रहे हैं तो कणों की संख्या बढ़ रही है, कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंघ गुणधर्म क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो बढ़िया से देखो, कई बार मैंने इसको रिवाइज कर दिया, तो इसको आप असामान्य अणुभार को बढ़िया से तैयार कर लेंगे। यानी कि कभी हम सोचते हैं अणुभार इसका इतना है, लेकिन विलयन में डालने पर कुछ और हो जाता है। तो जो कुछ और हो जाता है विलयन में डालने पर, जब वहाँ ऑब्जर्व किया जाता है तो ऑब्जर्व होता है, प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। ठीक है, उसी को असामान्य कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल वाले को हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्व वाले को क्या कहते हैं, असामान्य अणुभार कहते हैं। और जो सूत्र के आधार पर हम निकालते हैं, किसी का एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र है, बेंजोइक अम्ल का अणुसूत्र है, उसके आधार पर जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं सामान्य अणुभार। यही दोनों सामान्य अणुभार और क्या होता है, असामान्य अणुभार एक दूसरे से क्या होता है, भिन्न हो जाते हैं। तब जब ये भिन्न हो जाता है तो इसी भिन्नता को हम कहते हैं असामान्य अणुभार कहते हैं। ठीक है, तो ये आप बढ़िया से इसको तैयार कर लेंगे। तो धन्यवाद, बस यहीं तक का ये वीडियो है। अब आपका केवल इसमें सभी जो है थ्योरिकल चीज़ें सभी खत्म हो चुकी हैं, थ्योरी। अब इसमें आपको न्यूमेरिकल्स केवल जो है कराएंगे। 2-3 वीडियो में आपको हम न्यूमेरिकल्स देंगे, अच्छे से अच्छा न्यूमेरिकल। थैंक यू, धन्यवाद।